द 100 ड्रेसेस पार्ट 8। आज सोमवार को वांडा पेट्रोन्स्की अपनी सीट पर नहीं थी, किंतु किसी ने भी, यहाँ तक कि पेगी और मैडलिन, लड़कियां जिन्होंने यह सब मजाक आरंभ किया था, ने भी उसकी अनुपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया था। वांडा अधिकतर कक्ष संख्या 13 की अंतिम पंक्ति की अंतिम सीट से अगली वाली सीट पर बैठती थी। वह कक्ष के उस कोने में बैठती थी जहां वे शैतान लड़के बैठते थे जो अच्छे अंक नहीं लाते थे। यह कक्ष का वह कोना था जहां पैरों, जूतों के घिसटने की सर्वाधिक आवाज होती थी और हंसी के सर्वाधिक ठहाके लगते थे जब कोई मजाकिया बात कह दी जाती थी तथा फर्श पर सर्वाधिक कीचड़ व धूल रहती थी। वांडा वहां इसलिए नहीं बैठती थी कि वह शैतान व शोर मचाने वाली थी। इसके विपरीत वह बहुत शांत और मुश्किल से ही कुछ बोलने वाली थी, और किसी ने कभी भी उसे ऊंचे स्वर में हंसते नहीं सुना था। कभी कभी वह अपने मुख को टेढ़ा मेढ़ा कर एक शातिर प्रकार की हंसी हंसती थी, किंतु यही सब कुछ था, अर्थात वह केवल इतना ही करती थी। कोई भी ठीक से नहीं जानता था कि वांडा उस सीट पर क्यों बैठती थी, तथा वे तब तक नहीं जानते थे जब तक कि यह आवश्यक नहीं हो जाता, क्योंकि वह पूरे रास्ते बोगिंज हाइट से आती थी और उसके पैर अक्सर सूखी मिट्टी से सने होते थे और कोई भी वांडा पेट्रोन्स्की के बारे में वास्तव में अधिक नहीं सोचता था जब एक बार वह कक्ष के उस कोने में बैठ जाती थी। वह समय जब वे वांडा के बारे में सोचा करते थे वह स्कूल के समय के बाहर का, बाद का समय होता था, दोपहर का समय जब वे विद्यालय से वापस आ रहे होते थे या प्रातः काल में जल्दी स्कूल आरंभ होने से पहले, जब 2 या 3 या अधिक विद्यार्थियों का समूह विद्यालय के अहाते के रास्ते में बात करते होते थे, वे हंस रहे होते थे। तब कभी कभी वे वांडा की प्रतीक्षा करते, उसका मजाक उड़ाने के लिए। अगले दिन मंगलवार को वांडा विद्यालय में नहीं थी और किसी ने भी उसकी पुनः अनुपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया, किंतु बुधवार को पेगी व मैडी, जो अच्छे अंक लाने वाले बच्चों के साथ आगे बैठती थी और जिनके ऊपर कीचड़, मिट्टी का जरा सा भी निशान नहीं था, ने ध्यान दिया कि वांडा वहां नहीं थी। पेगी विद्यालय में सर्वाधिक लोकप्रिय लड़की थी। वह सुंदर थी, उसके पास बहुत से सुंदर वस्त्र थे और उसके बाल धुंघराले थे। मैडी उसकी घनिष्ठ मित्र थी, जिस कारण से पेगी व मैडी ने वांडा की अनुपस्थिति पर ध्यान दिया था वह यह था कि वांडा ने उन्हें विद्यालय पहुंचने में देरी करा दी थी। वे वांडा की प्रतीक्षा पर प्रतीक्षा करती रहीं ताकि उसके साथ कुछ मजाक कर सके और वह बिल्कुल आई ही नहीं। वे वांडा पेट्रोन्स्की की केवल उससे मजाक करने के लिए अक्सर प्रतीक्षा किया करती थी। वांडा पेट्रोन्स्की कक्ष संख्या 13 के अधिकतर बच्चों के नाम इस प्रकार के नहीं थे। उनके नाम बोलने में आसान थे, जैसे थॉमस, स्मिथ या एलन। उनमें से एक लड़के का नाम बाउंस, विली बाउंस था, और लोग सोचते थे कि यह नाम बहुत हास्यपूर्ण था, किंतु इस तरह से हास्यपूर्ण नहीं था जैसा कि पेट्रोन्स्की था। वांडा के कोई मित्र नहीं था। वह विद्यालय अकेले ही आती थी और अकेले ही जाती थी। वह हमेशा एक फीके नीले रंग की पोशाक पहनती थी जो सही तरीके से फिट भी नहीं थी। यह साफ तो थी, किंतु यह ऐसे दिखाई देती थी जैसे कि इसे कभी सही तरीके से इस्त्री नहीं किया गया हो। उसके कोई मित्र नहीं है, किंतु बहुत सी लड़कियां उससे बात करती थी। कभी कभी तो वे उसे विद्यालय के अहाते में ही घेर लेती थी जब वह खड़ी होकर छोटी लड़कियों को घिसकर सख्त हुए मैदान पर सटापू का खेल खेलते देखती रहती थी। वांडा, पेगी सर्वाधिक शिष्ट तरीके से बोलती, ऐसे जैसे कि वह मिस कुमारी मैसन से बात कर रही हो। वांडा अपने मित्रों में से एक को हल्के से कोहनी मारते हुए वह कहती, हमें बताओ,
तुमने बताई थी जो तुम्हारे पास तुम्हारी अलमारी में टंगी हुई है। 100 वांडा कहती। 100 सभी छोटी लड़कियां अविश्वास से भावावेश में चिल्लाती और बहुत छोटी लड़कियां तो अपना सटापू का खेल रोक देती और सुनने लगती। हाँ, 100 सभी पंक्तिबद्ध वांडा कहती। तब उसके पतले होंठ चुप्पी से चिपक जाते। ये सब किस तरह की हैं? सभी रेशमी होंगी, मैं शांत लगती हूँ, पेगी ने कहा। हाँ, सभी रेशमी, सभी रंगीन। मखमली भी? हाँ, मखमली भी। 100 पोशाकें, वांडा भाव शून्यता से दोहराती। मेरी अलमारी में सभी पंक्तिबद्ध हैं, फिर वे लड़कियां उसे जाने देती। और फिर जब वह बहुत दूर भी नहीं गई होती, तब वे ठहाके वाली व अट्ठासपूर्ण हंसी के फटफड़ने से अपने को नहीं रोक पाती थी। 100 पोशाकें। स्पष्टतः, निःसंदेह, एकमात्र पोशाक जो वांडा के पास थी वो वह नीली वाली थी जिसे वह प्रतिदिन पहनकर आती थी। तो फिर उसने यह क्यों कहा कि उसके पास 100 पोशाकें थी? क्या कहानी है? कितने जूते तुम कहती हो तुम्हारे पास है? 60 जोड़े। मेरी अलमारी में सबके सब पंक्तिबद्ध, अतिशयोक्तिपूर्ण नम्रता की आवाजों ने इस सूचना का सत्कार किया, सब एक जैसे? अरे नहीं, प्रत्येक जोड़ा भिन्न है, सारे रंगों में है, सभी पंक्तिबद्ध हैं। पेगी जिसने यह खेल खोजा था और मैडी, उसकी अपृथक सहेली, ने हमेशा की तरह सबसे अंत में प्रस्थान किया था। अंत में वांडा गली में चलने लगती, उसकी आंखें उदास रहती और उसका मुख बंद रहता, अपने बाएं कंधे को बारंबार अपने हास्यपूर्ण तरीके से झटकते हुए वह विद्यालय तक का रास्ता अकेले समाप्त कर चलती। पेगी वास्तव में निर्दयी नहीं थी। वह छोटे बच्चों को रौब जमाने वाले लोगों से बचाती थी और वह घंटों तक रोती रहती यदि वह किसी जानवर के साथ दुर्व्यवहार होते देख लेती। यदि कोई व्यक्ति उससे कह देता, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वांडा के साथ तुम्हारा व्यवहार क्रूर है, तो वह बहुत हैरान हुआ करती थी। क्रूर? उस लड़की ने क्यों कहा कि उसके पास 100 पोशाकें थी? कोई भी बता सकता था कि वह एक झूठ था। उसने झूठ बोलना क्यों चाहा? और वह कोई एक साधारण व्यक्ति, लड़की नहीं थी, और उसका नाम उस प्रकार का क्यों था? फिर भी उन्होंने उसे कभी नहीं रुलाया। जहां तक मैडी की बात है, तो उसके लिए वांडा से प्रतिदिन यह पूछने का कार्य कि उसके पास कितनी पोशाकें थी और कितने हैट, टोपियां थे और कितने वो थे, उसको, मैडी को परेशान कर रहा था। मैडी स्वयं भी गरीब थी। वह अक्सर किसी के उतरे पुतरे वस्त्र पहनती थी। भगवान को शुक्र है कि वह, मैडी, वॉगिंज हाइट्स पर नहीं रहती थी और उसका, मैडी का, कोई हास्यास्पद नाम नहीं था। कभी-कभी जब पेगी वांडा से उस उपहासात्मक विनम्र आवाज में उन प्रश्नों को पूछ रही होती थी तो मैडी लज्जित महसूस करती थी और अपनी हथेली में रखे कंचों का निरीक्षण करने लगती, उनको लगती और स्वयं से कुछ नहीं कहती। ऐसा भी नहीं कि उसने कभी वांडा के प्रति एकदम से घृणा महसूस की हो। उसने वांडा के प्रति कोई ध्यान नहीं दिया होता यदि पेगी ने पोशाक खेल ईजाद नहीं किया होता। किंतु मान ले कि यदि पेगी और अन्य सभी अगली बार यह खेल उससे, मैडी से ही खेलना आरंभ कर दे तो? शायद वह, मैडी, इतनी गरीब नहीं थी जितनी कि वांडा थी, किंतु फिर भी वह गरीब थी। निसंदेह उसमें अधिक समझ थी कि वह यह नहीं कहती कि उसके पास 100 पोशाकें थी। फिर भी वह नहीं चाहेगी कि वे उस, मैडी, पर यह खेल खेलना आरंभ कर दें। उसने कामना की कि पेगी वांडा पेट्रोन्स्की को चिढ़ाना बंद कर दे। आज
यद्यपि उन्हें विद्यालय के लिए देरी हो गई थी, मैडी प्रसन्न थी कि उसे वांडा का मजाक नहीं बनाना पड़ा था। उसने अंकगणित के अपने सवाल बेध्यानी से किए। 8 गुणा 8 चलो, आओ देखते हैं। उसने कामना की कि उसमें पेगी को एक पत्र लिखने की हिम्मत आ जाए, क्योंकि वह जानती थी कि उसमें कभी भी पेगी से सीधे सीधे यह कहने का साहस नहीं होगा, हे पेग, चलो वांडा से यह पूछना बंद कर देते हैं कि उसके पास कितनी पोशाकें हैं। जब उसने अपना अंकगणित का कार्य समाप्त कर लिया तो उसने निश्चय ही पेगी को एक पत्र लिखना आरंभ किया। अचानक वह रुकी और कांपने लगी। उसने अपने आप को कल्पना में विद्यालय के अहाते में पेगी और दूसरी लड़कियों की हंसी के पात्र के रूप में खड़े देखा। पेगी शायद उससे यह पूछ लेती कि जो पोशाक उसने पहन रखी थी उसे वह कहाँ से लाई थी, तो फिर मैडी को यह कहना ही पड़ता कि यह पेगी की पुरानी पोशाकों में से एक थी जिसे मैडी की मां ने काट छांट कर बदलने की कोशिश की थी ताकि कक्ष 13 में कोई इसे पहचान नहीं पाए। काश पेगी अपने आप अपनी इच्छा से ही वांडा से मजाक करना छोड़ दे। ओह बढ़िया रहे। मैडी ने अपने छोटे शुभ्र केशों बालों में से हाथ ऐसे फिराया जैसे वह असंगत विचारों को धकेल दूर कर रही हो। उससे क्या फर्क पड़ने वाला था। मैडी ने धीरे धीरे उस पत्र को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ डाला जो उसने लिखना आरंभ किया था। वह मैडी पेगी की पक्की सहेली थी और पेगी पूरे कक्ष में सर्वाधिक पसंदीदा लड़की थी। उसने सोचा कि पेगी कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती थी जो वास्तव में गलत हो। जहाँ तक वांडा की बात है, वह बस एक ऐसी लड़की थी जो बॉगिंज हाइट्स पर रहती थी और विद्यालय के अहाते में अकेली खड़ी होती थी। उसने मुश्किल से ही कभी किसी से कुछ कहा हो। वह मात्र तब ही बोली थी जब उसने विद्यालय के अहाते में अपनी 100 पोशाकों के बारे में बताया था। मैडी ने उसको याद किया जब वह उसकी एक पोशाक के बारे में बता रही थी जो हल्के नीले रंग की थी, वह उसमें रंगीन झालर लगी थी। और फिर उसने उसकी एक दूसरी पोशाक को याद किया जो कि सुंदर जंगली हरे रंग के साथ लाल कमरबंद वाली थी। तुम उसमें बिल्कुल क्रिसमस ट्री की जैसी दिखाई दोगी, लड़कियों ने नाटकीय प्रशंसा के साथ कहा था। वांडा के और उसकी अलमारी में पंक्तिबद्ध उसकी 100 पोशाकों के बारे में सोचते हुए मैडी हैरान होने लगी कि चित्रकला और रंग भरने की प्रतियोगिता कौन जीतने वाला था। लड़की प्रतियोगिता पोशाकें डिजाइन करने के लिए थी और लड़कों के लिए यह मोटरनाव डिजाइन करने के लिए थी। संभवतः पेगी लड़कियों में से मेडल पदक जीतेगी। पेगी उस कक्ष में किसी भी अन्य से बेहतर चित्रकारी करती थी। कम से कम प्रत्येक व्यक्ति यही सोचता था। वह एक पत्रिका की तस्वीर का या एक फिल्म सितारे के चेहरे का ऐसा चित्र बना देती थी ताकि आप लगभग बता सके कि यह किसका चित्र था। अरे, मैडी तो आश्वस्त थी कि पेगी ही जीतेगी। अच्छा, कल अध्यापिका जीतने वाले का नाम घोषित करने जा रही थी। तब वे सब जान जाएंगे। अगले दिन बूंदाबांदी हो रही थी। मैडी और पेगी की छतरी के नीचे शीघ्रता से विद्यालय पहुंची। स्वाभाविक रूप से इस तरह के दिन पर उन्होंने ओलिवर स्ट्रीट के कोने पर वांडा पेट्रोन्स्की का इंतजार नहीं किया। यह गली दूर तक रेल की पटरियों के नीचे से वह पहाड़ी के ऊपर से बॉगिंज हाइट्स तक ले जाती थी। किसी भी हालत में वे आज लेट होने देरी करने का कोई मौका नहीं चाहती थी क्योंकि आज का दिन महत्वपूर्ण था। क्या तुम्हारे विचार से मिस मैसन विजेताओं की घोषणा आज करेंगी? पेगी ने पूछा। ओह हाँ, मैं ऐसी आशा करती हूँ। जैसे ही हम पहुँचेंगे, मैडी ने कहा, निसंदेह तुम ही जीतोगी पेग। ऐसी ही आशा करती हूँ, पेगी ने उत्सुकता से कहा।
जिस क्षण उन्होंने कक्ष में प्रवेश किया, वे अंतिम क्षणों में रुक गईं और हैरानी से हाँफने लगी। वहां कक्ष में सभी जगह चित्र ही चित्र थे, प्रत्येक कगार पर और खिड़की के पाटिये पर चकाचौंध कर देने वाले व वैभवशाली रंग, भव्य डिजाइनें, रूपरेखाएं, इन सभी को लपेटने वाले कागज की बड़ी शीटों, फलकों पर बनाया गया था। वे लगभग 100 होने चाहिए थे और सभी पंक्तिबद्ध। ये तो अवश्य ही प्रतियोगिता के लिए चित्र होने चाहिए। वे थे भी। प्रत्येक वहां रुकता और सीटी बजाता या प्रशंसा से बड़बड़ाता। ज्यों ही कक्षा एकत्रित हो गई, मिस मैसन ने विजेताओं की घोषणा की। जैक बेगल्स लड़कों में से विजेता बना था, उसने कहा, और उसके द्वारा बनाया गया नाव में लग सकने वाला इंजन का डिजाइन शेष लड़कों द्वारा बनाए गए चित्रों के साथ कक्ष 12 में प्रदर्शित है। बालिका वर्ग में, उसने कहा, यद्यपि ज्यादातर ने 1 या 2 चित्र ही जमा करवाए, किंतु एक लड़की ने और कक्ष संख्या 13 को इस पर गर्व होना चाहिए, इस एक लड़की ने वास्तव में रूपरेखाएं बनाए हैं। सभी अलग अलग और सभी सुंदर। निर्णायकों के विचार में उनमें से कोई भी एक चित्र डिजाइन पुरस्कार जीतने के योग्य है। मैं यह कहते हुए प्रसन्न हूं कि वांडा पेट्रोन्स बालिका वर्ग के पदक की विजेता है। दुर्भाग्यवश वांडा विद्यालय में पिछले कुछ दिनों से अनुपस्थित है और यहाँ पर उसके हिस्से की तालियां सुनने को मौजूद नहीं है। आइए आशा करते हैं कि वह कल वापस आ जाएगी। अब कक्षा के सभी विद्यार्थी पंक्तिबद्ध होकर कक्ष में शांति से चारों ओर घूम सकते हैं और उसके भव्य चित्रों को देख सकते हैं। बच्चे अचानक तालियां बजाने लगे और लड़के भी खुश थे कि उन्हें फर्श पर पैर चलाने का मौका मिला। उन्होंने अपनी अंगुलियां अपने मुंह में डाली और सीटियां बजाईं, हालांकि वे पोशाकों में रुचि नहीं ले रहे थे। देखो, पेग, मैडी ने कानाफूसी की, यह रही वह नीली पोशाक जिसके बारे में उसने हमें बताया था। क्या यह सुंदर नहीं है? हाँ, पेगी ने कहा, और यह रही वह हरी वाली। अरे वाह, और मैं सोचती थी कि मैं ही चित्रकारी कर सकती थी। थैंक्स। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपका भला करे।